जय हिंद दोस्तों। हमारा स्लोगन है जीता वही जो डरा नहीं। इस स्लोगन के साथ हम लोग जीएस जीके को कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सी अप्रत्यक्ष मतदान से, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, आनुपातिक पद्धति से। लेकिन यहाँ पर बात पूरी नहीं कही गई है। लेकिन एक बात इसमें सही है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब ये होता है कि जो जनता डायरेक्ट चुनती है, जब जनता डायरेक्ट चुनती है तो उसे प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। जैसे प्रधान का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो इसे प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। लेकिन जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा जब चुनाव होता है तो उसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन अधिकारियों को चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये आप समझ गए, ये शब्द समझिएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित नहीं होता और कौन कौन सम्मिलित होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 लोग शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन ये भी शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल होते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है, राज्यों के विधान परिषद, देखो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये शामिल नहीं होते हैं। राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन हैं? तो ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। आपका उत्तर तो होगा बी, आपका उत्तर होगा बी। लेकिन इसके बारे में जानते हैं। 17वां संविधान संशोधन, जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। 1992 में संविधान संशोधन हुआ था 17वें, और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। और 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये कुछ जानने वाले बिंदु थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र यानी भारत के गणतंत्र में प्रमुख कौन होता है? भारत राज्य में प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, कौन प्रमुख होता है? तो प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। ये संविधान का प्रमुख होता है, इसीलिए देश का भी प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। और प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है, जो भारत में शासन व्यवस्था है इसका प्रमुख होता है। लेकिन भारत देश का प्रमुख, संविधान का प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।
मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री होता है। राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे सुप्रीम पावर कौन होता है? राष्ट्रपति। इसलिए आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति यानी अपने सभी पावर का, अपनी सभी शक्तियों का जो उसके अंतर्गत निहित हैं, वो या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन है? उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का हेड प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी हैं। इनके सहयोग से ही राष्ट्रपति शासन प्रशासन करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करता है और राष्ट्रपति के अंतर्गत जो शक्तियां हैं, सभी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये अनुच्छेद 53 कहता है। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। किसमें? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक, जब आप संविधान अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये हमारा ट्रायल चल रहा है कैसे क्वेश्चन है कैसे, क्योंकि आजकल बड़ा इफ़िशेंसी पर ध्यान दिया जाता है। वीडियो बच्चे वही देखते हैं जिसमें इफ़िशेंसी होता है, जिसमें दिखावा ज़्यादा होता है, पीडीएफ कौन सा बन रहा है, बढ़िया डेकोरेशन है कि नहीं, तो वो डेकोरेशन करना हम सीख रहे हैं अभी। तो कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायपालिका की शक्तियाँ, तीन अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। आपका आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? अगेन राष्ट्रपति होता है, वही क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का हेड होता है, विरोधी दल के नेता, ऐसा का कोई संबंध है नहीं इससे, है ना। कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में विरोधी दल के नेता का कोई संबंध इससे नहीं है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं? अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ साथ प्रयोग करेगा, उनके अनुभव के साथ प्रयोग करेगा। और कार्यपालिका की सभी शक्तियां अनुच्छेद 53 में बताया गया है राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और केवल राज्यसभा की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राष्ट्रपति 3 लोगों से चुना जाता है। नंबर 1 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नंबर 2 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम
50 सदस्यों के द्वारा, 50 निर्वाचकों के द्वारा। ये क्या होता है अनुसमर्थन? क्योंकि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ से लोग ज़्यादा हैं, हर कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा, तो चुनाव कराना समस्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग चुनाव में भाग ले लेंगे। इसलिए ये तय किया गया संविधान में कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पर्चा वही भरेगा जिसके लिए संसद के सदस्य, जो भी उसके निर्वाचक मंडल में हो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सभी में से 50 लोग क्या करें, उसको प्रस्तावित करें। ठीक है, 50 लोग क्या करें, उसे प्रस्ताव करें कि आप भैया चुनाव लड़ जाओ, और 50 लोग क्या करें, उसका समर्थन करें। तब तो वो व्यक्ति पर्चा भर सकता है राष्ट्रपति का। अदरवाइज हर कोई राष्ट्रपति बनेगा, कहे भैया 25,000 रुपये लगता है, हम भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ तो सके, भले ही जीते ना, तो फिर चुनाव कराना एक समस्या हो जाएगा। इसलिए पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई भी कैंडिडेट यदि लड़ना चाहता है तो उसमें कितने सदस्य का प्रस्तावक हो और कितने सदस्यों का अनुसमर्थन हो। तो 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 सदस्यों का अनुसमर्थक होना चाहिए। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आज इतना ही, फिर अगली बार हम और अच्छे से पढ़ेंगे और खूब ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। अभी ये हमारा ट्रायल था। थैंक यू सो मच।